Hello everyone, welcome back again on your YouTube channel Logic Classes of Physics। पिछले वीडियो लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन के बारे में, और स्वप्रेरण जैसी ही एक और दूसरी घटना जो है वो है अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण में अपन ने डिस्कस किया था कि स्वप्रेरण में किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में यदि परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है जो धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिसको हमने कहा था सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण। ऐसी ही एक घटना है अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन। और जो हमारे घरों में ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं वो ट्रांसफार्मर इसी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में। तो देखिए, अन्योन्य प्रेरण इस प्रकार से होगा। ये कोई धारावाही कुंडली है। इस धारावाही कुंडली को हमने एक सेल और एक कुंजी से कनेक्ट कर रखा है, और इस धारावाही कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है L। इस धारावाही कुंडली में जब कुंजी को बंद किया जाता है तो परिपथ में I1 मान की धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए, यहाँ जब परिपथ में I1 मान की धारा प्रवाहित होगी तो इस कुंडली में धारा प्रवाह के कारण कुंडली से संबद्ध एक चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसका मान होगा केंद्र पे B = μ0 Ni/2r के इक्वल। ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय बल रेखाएं होंगी जो इस कुंडली से होकर गुजरेंगी। तो कुंडली से संबद्ध एक फ्लक्स भी होगा जिसका मान होगा phi = BA। B चुंबकीय क्षेत्र है और A कुंडली का क्षेत्रफल सदिश है। अब यदि इस कुंडली के पास में यदि हम कोई दूसरी कुंडली और रख दें और उस कुंडली को हम जोड़ दें गैल्वेनोमीटर से, तो ये कोई दूसरी कुंडली है और इस कुंडली को हमने जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर से। तो जैसे ही इस परिपथ में कुंजी बंद करके हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स होगा, और फ्लक्स के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस कुंडली से होके गुजरती हैं। तो इस कुंडली की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके पास में रखी जो दूसरी कुंडली है इस दूसरी कुंडली से भी होकर गुजरती हैं। इस प्रकार से पहली कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो दूसरी कुंडली से भी होकर गुजरती हैं। अब यदि पहली कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, I1 में परिवर्तन किया जाए, तो दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स है phi2, पहली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो पहली कुंडली का फ्लक्स भी परिवर्तित होगा, और पहली कुंडली का फ्लक्स ही दूसरी कुंडली में भी प्रवाहित हो रहा है, इसलिए दूसरी कुंडली के फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। मीन्स इनडायरेक्टली रूप से अपन ये कह सकते हैं कि दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स है वो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, और जैसे ही इस धारा में परिवर्तन होगा दूसरी कुंडली के फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो फैराडे के प्रथम नियम से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो पहली कुंडली की धारा के मान में यदि परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस परिपथ में भी एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी और गैल्वेनोमीटर विक्षेप बताएगा। तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी I इंड्यूस्ड प्रेरित धारा, और ये प्रेरित धारा और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं। इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। शॉर्ट वर्ड्स में अपन ये लिख सकते हैं कि जब किसी एक कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाए तो इसके पास रखी दूसरी कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती हैं। इसी घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और ट्रांसफार्मर में इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। दो कुंडलियां होती है, एक कुंडली का फ्लक्स जब परिवर्तित होता है या धारा परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये जो घटना है इस घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अब अन्योन्य प्रेरण के बाद में अपन डिस्कस करें अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या
अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको अपन बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया है कि जब पहली कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाते हैं। मीन्स इनडायरेक्टली रूप से अपन ये कह सकते हैं दूसरी कुंडली का जो फ्लक्स है वो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं फाई टू, प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल में चेंज करेंगे तो फाई टू इक्वल्स टू एम इंटू आई वन, और यहाँ जो समानुपाती कांस्टेंट है m, इसी समानुपाती नियतांक को हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आएगी दूसरी कुंडली का फ्लक्स फाई टू अपॉन पहली कुंडली की धारा I1। ध्यान रखना दूसरी कुंडली का फ्लक्स फाई टू जो है वो भी पहली कुंडली के कारण ही होता है। तो m इक्वल टू फाई टू अपॉन I1, और m जो है इसको अपन स्वयं प्रेरकत्व अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो m की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, m इक्वल्स टू फाई टू अपॉन I1। यहाँ से यदि अपन ये करें कि यदि पहली कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर कर दी जाए तो m की वैल्यू फाई टू के इक्वल हो जाएगी। I1 की वैल्यू 1 एम्पियर हो तो m की वैल्यू फाई टू के इक्वल हो जाएगी। मीन्स यदि प्राथमिक कुंडली में या पहली कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो दूसरी कुंडली का फ्लक्स ही अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। आगे देखिए यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन होता है तो दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित EMF, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू, हमें पता है फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरी कुंडली के बारे में, तो दूसरी कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन टू, और ये दूसरी कुंडली में फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं एप्सिलॉन टू द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई टू की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर सकते हैं m इंटू आई वन, देन m इंटू आई वन। एम इज ए कॉन्स्टेंट तो ये अवकलन से बाहर आ जाएगा, देन माइनस m डी आई वन बाई डी टी। यहाँ से फिर से हम m की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, m म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन टू अपॉन डी आई वन डिवाइड बाई डी टी, और ये माइनस साइन इधर ट्रांसफर कर दिया हमने। तो m की वैल्यू आएगी माइनस एप्सिलॉन टू अपॉन डी आई वन अपॉन डी टी। अब देखिए जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में डिस्कस किया था, स्वयं प्रेरण में पढ़ा था, यहाँ से अपन फिर से वही करेंगे। यदि डी आई वन बाई डी टी मीन्स पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो m की वैल्यू मॉड ऑफ एप्सिलॉन टू के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से डी आई वन अपॉन डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो m की वैल्यू एप्सिलॉन टू के इक्वल हो जाएगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई हो या 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो द्वितीय कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। स्वयं प्रेरण में हमने डिस्कस किया था, स्वयं प्रेरण का जो मात्रक था वो मात्रक था हेनरी, और ये जो हेनरी था ये जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है m इक्वल टू फाई टू अपॉन आई वन। फाई टू की जो यूनिट है वो है वेबर और आई वन की यूनिट है एम्पियर। तो हम जो हेनरी है इस हेनरी मात्रक को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं वेबर अपॉन एम्पियर। ये है स्वयं अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक जो कि स्वयं प्रेरकत्व के मात्रक के समान है, और इसकी जो विमा है वो भी स्वयं प्रेरकत्व की विमा की इक्वल आएगी। स्वयं प्रेरकत्व वाले लेक्चर में हमने इस विमा डिस्कस की थी, तो इसकी विमा आएगी हमारे पास m1 L2 T माइनस टू A माइनस टू, जो कि स्वयं प्रेरकत्व की विमा के इक्वल है।
नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। जिस प्रकार से हमने स्वप्रेरण में डिस्कस किया था कि किसी कुंडली या परिनालिका का स्वप्रेरकत्व कितना होता है वो हमने ज्ञात किया था L = 5/I फॉर्मूले से। इसी प्रकार से यहाँ पे अपन अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था M = 5/2/I1 उस फॉर्मूले से हम दो समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक कुंडली में यदि प्रेरण होगा वह स्वप्रेरण होगा और दो कुंडलियों के मध्य यदि प्रेरण होगा वही अन्योन्य प्रेरण होता है। तो यहाँ पे हमें अन्योन्य प्रेरण के लिए कम से कम दो समाक्षीय परिनालिकाओं की आवश्यकता है। तो एक परिनालिका है मान लीजिए ये और दूसरी परिनालिका है ये। पहली परिनालिका में इस प्रकार से तारों के घेरे हैं और पहली परिनालिका के कुल घेरों की संख्या है मान लीजिए N1। इसी प्रकार से दूसरी परिनालिका में कुल घेरों की संख्या है N2। इस परिनालिका में जो बहने वाली धारा है वो है I1। पहली परिनालिका में हम I1 धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही हम पहली परिनालिका में I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो परिनालिका की एक्स पर एक चुंबकीय क्षेत्र होगा जिसका मान होगा B1 = μ0 N1I1। और यहाँ N1 जो है वो है पहली परिनालिका की इकाई लंबाई में घेरों की संख्या, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू μ0 टोटल घेरों की संख्या N1। मान लीजिए परिनालिका की लंबाई L है जो कि दोनों की समान है और धारा है I1। तो पहली परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 = μ0 N1I1। दिस इज इक्वल टू μ0 N1/L × I1। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पहली परिनालिका का फ्लक्स होगा जो कि मान लीजिए पूरा का पूरा दूसरी परिनालिका से होकर इस प्रकार से गुजरता है। तो पहली परिनालिका के एक घेरे का फ्लक्स होगा पहली परिनालिका के एक घेरे का फ्लक्स होगा φ1 = B1A। तो इसको हम लिख सकते हैं B1 की वैल्यू है μ0 N1I1/L × A, जहाँ A है परिनालिका का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो फ्लक्स है पहली परिनालिका का वो दूसरी परिनालिका से भी होकर गुजरता है, तो दूसरी परिनालिका के एक घेरे का फ्लक्स भी इसी के बराबर होगा। तो दूसरी परिनालिका के एक घेरे का फ्लक्स φ1 है और दूसरी परिनालिका में घेरों की संख्या है N2। तो दूसरी परिनालिका का कुल फ्लक्स φ2 बराबर आएगा हमारे पास N2 × φ1। पहली परिनालिका का फ्लक्स दूसरी परिनालिका से भी होकर गुजरता है, तो दूसरी परिनालिका के एक घेरे का फ्लक्स भी φ1 हो जाएगा। तो दूसरी परिनालिका के N2 घेरों का कुल फ्लक्स होगा φ2 = N2 × φ1। अब यहाँ से हमारे पास φ2 की जो वैल्यू है वो आएगी N2 और φ1 की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर सकते हैं देन N2 × φ1। अब हमारे पास M की जो डेफिनेशन है दोनों परिनालिकाओं के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा उस अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा है M = दूसरी कुंडली का फ्लक्स φ2 अपॉन पहली कुंडली की धारा I1। देन दिस इज इक्वल्स टू N2 φ1 अपॉन I1 इक्वल टू N2 φ1। N2 φ1 की वैल्यू है हमारे पास φ1 की वैल्यू है ये वाली μ0 N1I1A/L। देन दिस इज इक्वल्स टू μ0 N1I1A/L अपॉन I1। यहाँ से I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और दोनों परिनालिकाओं के बीच का जो अन्योन्य प्रेरकत्व आएगा वो आएगा M = μ0 N1N2A/L। यह है दोनों परिनालिकाओं के मध्य का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक यहाँ से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों परिनालिकाओं में घेरों की संख्या पे निर्भर करता है, परिनालिकाओं की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, साथ ही साथ माध्यम पे भी निर्भर करता है। तो यदि यहाँ परिनालिकाओं के मध्य निर्वात न होके कोई म्यू चुंबकशीलता का माध्यम हो, दोनों परिनालिकाओं के मध्य कोई माध्यम है जिसकी चुंबकशीलता म्यू है, तो हम M को इस प्रकार से लिख सकते हैं माध्यम की चुंबकशीलता म्यू N1 N2 A/L
एल। ये हो जाएगा दोनों परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। म्यू माध्यम की चुंबकशीलता है, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। म्यू की वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर देन N1 N2 A अपॉन एल, जहाँ म्यू आर माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। और म्यू आर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू आर इक्वल टू माध्यम की चुंबकशीलता म्यू अपॉन निर्वात की चुंबक